केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और कई बड़े फैसले किए गए। ये बैठक कई मायनों में खास रही। कोरोना काल के चलते करीब 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाय फिजिकल तौर पर यह बैठक ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान नेता राकेश टिकैत को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो 2 कदम पीछे हटे। सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वैक्सीन की कमी की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे हैं और राज्य को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में खुराक मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को डोज के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर चुका। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन के बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को गोंडा निवासी की अपील पर केस दर्ज करने के लिए कहा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के नागपुर में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से विफल हुई है, उसे देखते हुए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा को सरकार चलानी नहीं आती। मुरैना में पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बरैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी करने वालों की पार्टी है। अपनी गुंडागर्दी की वजह से ही वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई। जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस कर रही है। यूपी में कांग्रेस बिना गठबंधन के चौंकाने वाले रिजल्ट्स लाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन प्रशासन नहीं चलाती है बल्कि धंधा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भू माफिया और रेत माफिया समेत सभी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकों में फूट पड़ गई है। पार्टी के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा आगामी मानसून सत्र में जेसीसीजे के विखंडन के लिए प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा कि अमित जोगी पार्टी चलाने में असफल हैं। उनके व्यवहार से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं, इसलिए निर्णय लिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को अपनी सरकार रहते 27% आरक्षण देने और आरक्षण के मामले में कोर्ट में बीजेपी सरकार पर ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस अब इस मामले समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जनसंसद लगाने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी भी जनता के बीच जाकर पिछड़ा वर्ग के हित में किए गए सरकार के फैसले बताने की रणनीति बना रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित अन्य चीजों की महंगाई के विरोध में धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी ने बठेना चौक से विंध्यवासिनी मंदिर तक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस रैली में खास बात यह रही कि 70 साल के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि 25 से 26 जुलाई से प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। तो वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर हमारी पूरी तैयारी है।
आरएसएस के अनुषंगिक संगठन विद्या भारती के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिकता के संस्कार देना भारतीय परंपरा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार देने का काम किया जा रहा है। बच्चों को देशभक्त कर्मठ बनाया जा रहा है। उनमें नागरिकता के संस्कार देने का काम हो रहा है। वहीं इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है। एमपी बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर सभी बच्चों को बधाई दी है। बता दें कि हर साल से इस साल एमपी बोर्ड ने अपने रिजल्ट एकदम अलग तरीके से जारी किए। इस साल बोर्ड ने टॉपर लिस्ट की जगह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन पाने वालों की संख्या बताई है।